गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 यानी लेसन 2, है ना। तो चैप्टर नंबर 2 आज हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है पुष्पी पादप के लैंगिक जनन। पुष्पी पादप का लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादप का लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लें। पुष्पी पादप यानी फूल वाले पौधे को हम बोलते हैं पुष्पी पादप, यानी वैसे पादप जिसमें फूल लगते हो, तो वैसे क्या कहलाएंगे? पुष्पी पादप कहलाएंगे। और इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होगा? लैंगिक जनन होगी। और लैंगिक जनन नहीं होगी, लैंगिक जनन होगी। ठीक है, अब ये जो पुष्पी पादप है, अब इसमें हम पादप की कुछ बेसिक नॉलेज ले लें। बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले पादप को हम 2 भागों में बांटते हैं, और ये बात किसने बताई? तो आइकलर ने बताई। ठीक है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि आइकलर के अनुसार पादपों को 2 भागों में बांटते हैं? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी? तकलीफ होगी तो बोल देंगे। ठीक है, किसके अनुसार? आइकलर के अनुसार। आइकलर एक वैज्ञानिक थे। तो आइकलर के अनुसार पादपों को 2 भागों में बांटते हैं। एक है फिनेरोगैमस, दूसरा है क्रिप्टोगैमस। ठीक है, पहला है क्रिप्टोगैमस और दूसरा है फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस, दूसरा है फिनेरोगैमस। फिनेरोगैमस, तो ये रहा क्रिप्टोगैमस और फिनेरोगैमस। ये सब बस इंग्लिश नाम है, यानी पादप को जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो इनका नाम सुना सुना सा लगता है, यानी कभी सुने ही नहीं है, सुना सा लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगती है, तकलीफ लगती है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको डॉक्टर बनना है तो एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी, और एनसीईआरटी जब फॉलो करना होगा तो इसमें ये चैप्टर है पुष्पी पादप के लैंगिक जनन। तो इससे क्वेश्चन उठती है नीट और बोर्ड दोनों में, तो इसको पढ़ना जरूरी है। अब क्रिप्टोगैमस किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, बीज रहित को, यानी इसके पास बीज नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी, तभी तो बोली जा रही है बीज रहित। और इसको बोलते हैं बीज युक्त, यानी इसके पास क्या होंगे? बीज होंगे। जिसके पास बीज होंगे उसको हम बोलते हैं बीज युक्त, और जिसके पास बीज नहीं होंगे उसको हम बोलते हैं बीज रहित। और ये जो क्रिप्टोगैमस है, ये अब होती है 3 प्रकार के। क्रिप्टोगैमस 3 प्रकार के। पहला है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, दूसरा है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो ये रहा 3 प्रकार किनके? तो याद रखेंगे, बीज रहित यानी क्रिप्टोगैमस के 3 प्रकार। कौन कौन? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब ये सब इंग्लिश में लिखेंगे तो यानी इंग्लिश ही नाम है, थैलोफाइटा। ठीक है, ये है अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ये इंग्लिश ही नाम है। पहला है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, और इसको हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये सब इंग्लिश ही नाम है, बस इसको हिंदी में लिखा गया, यानी इसको हम लैंग्वेज को बोलते हैं हिंग्लिश। और इंग्लिश इसलिए लिखी जाती है कि हिंदी मीडियम बच्चों के लिए इजीली लगती है, और इंग्लिश भी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यानी एक ही तीर में 2 निशाना। तो आप याद रख लेंगे, क्या याद रखेंगे?
कि सबसे पहले पादप को दो भागों में बांटते हैं आइकलर के अनुसार। पहला है क्रिप्टोगैमस, दूसरा है फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस बोलते हैं बीज रहित को और फिनेरोगैमस बोलते हैं बीज युक्त को। अब बीज रहित जो है, बीज रहित यानी क्रिप्टोगैमस जिसको बोल रहे थे, ये 3 प्रकार के होते हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जब हम बात करते हैं फिनेरोगैमस को, तो फिनेरोगैमस को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। फिनेरोगैमस को 2 भागों में, पहला भाग है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और एक होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एक रहा जिम्नोस्पर्म और एक रहा एंजियोस्पर्म। इसको हम लिखते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और ये रहा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बोलते हैं अनावृत बीजी को। किसको बोलते हैं, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, यानी वैसे बीज जिनके ऊपर आवरण नहीं होंगे, खोल नहीं होंगे, कोई कवर्ड नहीं होंगे, कोई लेयर नहीं होंगे, उसको हम बोलते हैं अनावृत बीजी। और एंजियोस्पर्म बोलते हैं आवृत बीजी को, यानी इसके ऊपर, इनके बीज के ऊपर क्या खोल होंगे, क्या चोल होंगे, क्या कोई कवर्ड होगा, कोई लेयर होगा, तो हाँ होगा, और इसी को हम बोलते हैं क्या, एंजियोस्पर्म। और एक और खास बात है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पुष्पी पादप का लैंगिक जनन, यानी यही तो है पुष्पी पादप। पुष्पी पादप यानी फूल वाले पौधे को ही बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, पुष्पी पादप, यानी इट मीन्स एंजियोस्पर्म, दैट मीन्स एंजियोस्पर्म। तो हम लोग अब शुरू करते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे पहले एक और बिंदु याद रखिएगा कि पुष्पों की खेती, पुष्पों की खेती क्या कहलाती है, पुष्पों की खेती क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर कहलाती है। किसका, पुष्पों की खेती। दूसरा याद रखिएगा पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाती है, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाती है, तो पुष्पों का अध्ययन याद रखिएगा एंथोलॉजी। जहां भी लॉजी वर्ड आती है तो लॉजी मतलब होता है टू स्टडी या टू नॉलेज। ठीक है, यानी अध्ययन करना, किसके बारे में, पुष्पों के बारे में, तो नाम हो जाएगी क्या, एंथोलॉजी। अब अगला बिंदु है पुष्प का प्रारोह। पुष्प का प्रारोह यानी पुष्प का रूपांतरित यानी पुष्प का रूपांतरण क्या कहलाती है, प्रारोह तो कहलाती है, यानी अब इसको क्या बोलेंगे, प्रारोह तंत्र, मॉडिफाइड शूट। ठीक है, शूट सिस्टम। तो सबसे पहले पुष्प का रूपांतरण, पुष्प का रूपांतरण कौन है, प्रारोह है। ठीक है, तो ये रहा इतने बेसिक नॉलेज जो हम लोग जब पुष्पी पादप जब अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पादप कितने प्रकार के होते हैं, ताकि ये पता चले कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एंजियोस्पर्म। अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं एंजियोस्पर्म तो पता नहीं चलती कि एंजियोस्पर्म आई कहाँ से, ये पादप के ही प्रकार है। और कैसे पादप है, तो बीजयुक्त पादप है, और बीजयुक्त पादप 2 प्रकार के होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म होता है, एक एंजियोस्पर्म होता है, एक अनावृत बीजी होता है, एक आवृत बीजी होता है। तो हम लोग को पढ़ना है आवृत बीजी। ठीक है, तब हम इसके आगे शुरू करते हैं, इनका तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी बोलते हैं। तो पढ़ना क्या है, पुष्प का प्रारोह, पुष्प का रूपांतरण प्रारोह कहलाती है। अब प्रारोह किसको कहते हैं, तो इनको समझना जरूरी है।
तो देखने वाले थे प्ररोह। प्ररोह किसको बोलते हैं? शूट सिस्टम किसको बोलते हैं? प्ररोह तंत्र किसको बोलते हैं? ठीक है, तो ये रहा प्ररोह तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम किसको बोलते हैं? तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो है पादप, और ये जो पादप की जड़ें हैं यानी रूट है, ठीक है, और ये कौन सा भाग है? शूट भाग है। अब यहाँ पे क्या होगी? तना होगी, पत्तियाँ होगी, शाखा होंगी, ये सब इतने पार्ट होते हैं पादप के, ठीक है। पुष्प होगी, हाँ पुष्प भी होगी, ठीक है, ये समझ लो, सपोज कर लेना क्या है? बहुत बढ़िया पुष्प है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कौन है? पत्तियाँ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्ण बोलते हैं। ये क्या है? शाखा है कि सखी है, जो भी बोल दीजिए। ये क्या है? पुष्प है यानी फूल। और ये जो है ना तना है, ये क्या है? तना है। तो एक पादप में कितने भाग होते हैं? तो एक शाखा होती है, पर्ण होती है, तना होती है, पुष्प होती है, यानी जमीन के ऊपर जितने सारे भाग दिखते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? प्ररोह तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्ररोह तंत्र कहलाते हैं। जिनका निर्माण कौन कर रहा था? तो पुष्प के अंदर बीज होती है, हाँ बीज होती है, और ये जब बीज अंकुरित होती है तो इसमें आप देखेंगे कि दो प्रकार के पाई जाती है। एक होता है परांकुर और एक होता है मूलांकुर। एक होता है परांकुर, एक होता है मूलांकुर। अब ये जो परांकुर है निर्माण करती है प्ररोह तंत्र, यानी तना, पर्ण, शाखा और पुष्प का निर्माण करती है। और मूलांकुर किसका निर्माण करती है? मूल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मूल का। तो ये रहा मूल। तो मूलांकुर निर्माण करेगी मूल का, और परांकुर निर्माण करेगी तना, पर्ण, शाखा और पुष्प का, यानी प्ररोह तंत्र। इसी को हम बोलते हैं शूट सिस्टम। और ये जो मूलांकुर मूल का निर्माण कर रही है, मूल तंत्र का निर्माण करती है, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। तो एक होता है शूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम, ठीक है। एक होता है मूल तंत्र, एक होता है प्ररोह तंत्र। तो प्ररोह तंत्र समझ में आ गई कि निर्माण कौन कर रही थी? तो परांकुर वाला भाग कर रही थी। और ये परांकुर भाग कहाँ मिलती है? बीज में। और ये बीज कहाँ मिलती है? तो पुष्प के अंदर, ठीक है। तो क्या ये पुष्प का ही रूपांतरण प्ररोह नहीं कहलाएगी? ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? तो आगे हम देखते हैं पुष्प के कितने भाग होते हैं, यानी कितने पार्ट जो है, कितने जो भाग हैं मिलके पुष्प बनाती है। तो एक पहले हम पुष्प की आकृति बनाते हैं कि देखकर समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। ये रहा स्त्री केसर, यानी स्त्री वाला भाग, फीमेल पार्ट। और इसी के दोनों साइड में मंडराता है कौन? पुरुष भाग, यानी मेल पार्ट, ठीक है। अब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब ये अलग अलग पुष्पों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके नीचे जो पत्तियां होगी हरा कलर की होती है, जो कलिका अवस्था में यही प्रोटेक्शन प्रदान कर रही थी। क्या कर रही थी? यही प्रोटेक्शन प्रदान कर रही थी। ये रहा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना रंगीन पत्तियां, जो अधिकतर लाल कलर के होती है। अब ये पत्तियां
रंगीन क्यों होती है? क्योंकि ये आकर्षण प्रदान करने के लिए सुंदरता बनाई रखती है, ताकि अगला जो कीट है, दूसरे जो भंवरा है, ये देख के मनमोहित हो जाए और इनके तरफ आकर्षण बने, आकर्षण का केंद्र बने। जब आकर्षण का केंद्र बनेगा तो कोई दूसरा इंसेक्ट जो है आएंगी तो इसके पुष्प पर बैठेगी। पुष्प पर जब बैठेगी तो पुष्प के वर्ती काग्र पे हो सकती है क्या छोड़ दे? पोलन ग्रेन छोड़ दे, क्योंकि भंवरा जो है, इंसेक्ट जो है, प्रत्येक पादप पे बढ़ती है। तो प्रत्येक पादप पे बैठेगी तो हो सकता है कि उनके पैर में क्या चिपक जाए? पोलन ग्रेन चिपक जाए, परागकण चिपक जाए, और वही परागकण अगर इस पुष्प पे आकर बैठ गई और इनको क्या कर देगी? निषेचित कर देगी, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और ये कौन है? फूला हुआ भाग जिस पे पुष्प बैठा रहता है, इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। और ये जो नीचे है डंठल वाला भाग, जिसको हम लोग पकड़ के किसी को इजहार करते हैं, प्यार किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर प्यार किए होंगे तो पता चलेगा कि पुष्प का कौन सा भाग हम लोग पकड़कर किसी को हम इजहार करते हैं। तो ये जो पकड़ के जो इजहार करते हैं, ये जो डंठल वाला भाग है, इसी डंठल वाला भाग को हम बोलते हैं पुष्पवृंत। क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत बोलते हैं, पुष्पवृंत। ठीक है, पुष्पवृंत यानी ये डंठल वाला भाग जिसपे पुष्प पूरा भाग टिका हुआ रहता है, ये हार्ड रहती है। और इसके ऊपर जस्ट बियॉन्ड रहता है ऊपर कौन? फूला हुआ भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं पुष्पासन, यानी थैलमस भाग यही रहता है। तो ये रहा पुष्पासन, पुष्पासन। ठीक है, तो ये रहा पुष्पासन और ये रहा पुष्पवृंत। अब इसके ऊपर नामकरण करते हैं। ये जो पतिया है हरा कलर का, जो कलिका अवस्था में यही पुष्प, जब कलिका अवस्था में थी तो यही पुष्प क्या कर रही थी? उनको प्रोटेक्शन प्रदान कर रही थी, यानी सुरक्षा प्रदान कर रही थी, और इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, और ये जो रंगीन पतिया है, इसको हम लोग बोलते हैं दल। ठीक है, ये हिंदी नाम है। इंग्लिश में अगर नाम जानना चाहते हैं तो इनका नाम है सीपल और इनका नाम है पीटल। इनका नाम है सीपल और इनका नाम है पीटल। तो सीपल मतलब क्या हो गई? बाह्य दल जो हरा कलर का है, और रंगीन जो पतिया है जिसको हम लोग दल कह रहे थे, और ये जो दल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीटल। ठीक है, तो एक है सीपल, एक है पीटल। अब ये जो दो भाग है, मेनली दो भाग यही पढ़ना है। तो ये है आपका पुरुष वाला भाग यानी मेल पार्ट, और इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और ये जो है स्त्री केसर यानी महिला वाला पार्ट यानी फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, अब ये पुंकेसर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टामेन। और स्त्री केसर को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ठीक है, तो कुल मिलाकर कोई भूलने वाली बात नहीं थी। स्त्री केसर को हम लोग बोल देंगे पिस्टिल और पुंकेसर को हम लोग बोल देंगे स्टामेन। तो आइए एक बार और हम लोग रिवीजन करते हैं, साथ साथ आप लोग बोलिएगा कि पुष्प के सबसे पहले जो पकड़ के हम लोग इजहार करते हैं उसको हम बोलते हैं पुष्पवृंत। क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत। और जिस पे पुष्प बैठा हुआ रहता है फूला भाग, उसको हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। जो हरा कलर की पत्तियां होती है, जो फूल अवस्था में वो नीचे की तरफ झुक जाती है, और कलिका अवस्था में वही प्रोटेक्शन प्रदान कर रही थी, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल यानी इंग्लिश में बोलते हैं सीपल। जो रंगीन पत्तियां थी, ये रंगीन पत्तियां, ठीक है, रंगीन पत्तियां थी जो आकर्षण का केंद्र बनती है। इस पत्तियों को हम लोग बोलते हैं क्या? दल यानी पीठ। और इस होता है स्त्री केसर और पुंकेसर यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही साथ होती है। और ये जो फीमेल पार्ट है तो हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर यानी पिस्टिल, और ये जो पुरुष भाग है यानी इसको हम लोग बोलते हैं मेल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर यानी स्टामेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं।
तो चलिए हम इसको आगे लिखते हैं कि पुष्प के हम लोग जितने पार्ट पढ़े, अब यहाँ पे लिखा जाए कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो याद रखिएगा, पुष्प के मेनली 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? तो पुंग केसर, स्त्री केसर, दल और बाह्य दल, पुष्पासन और पुष्पवृंत जो है ना, पुष्प के भाग नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, पुष्पासन का रोल अदा होती है। ये इसी पे पुष्प बैठा होता है, इसी पे पुष्प टिकी हुई रहती है, और पुष्पवृंत जो है ना, इस पे क्या रहती है? स्थिर रहती है। तो सबसे पहले पुष्प के हम लोग 4 भाग लिखते हैं। शुरू करेंगे बाह्य दल से। तो पहला लिखिएगा बाह्य दल, बाह्य दलपुंज। ठीक है, जो भाग होता है बाह्य दल का, किसका भाग होता है? बाह्य दल का होता है। दूसरा में लिखिएगा दल, दलपुंज। क्या? दलपुंज, जो भाग किसका होता है? दल का। तीसरा लिखिएगा जो मेल पाठ होती है पुंकेसर, यानी इसको हम बोलते हैं क्या? पुमंग। जो भाग होती है किसका? पुंकेसर का, पुंकेसर का। ठीक है, और चौथा लिखिएगा जो फीमेल पार्ट होती है, इसको आप लोग लिखिएगा जयांग। जो किसका भाग होता है? तो जयांग जो भाग होती है ना, स्त्री केसर का भाग होता है। किसका भाग होता है? स्त्री केसर का भाग होता है। अब सबका बारी बारी से इंग्लिश नाम भी देख ली जाए, क्योंकि बायोलॉजी जब पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश जरूरी है, क्योंकि जब डॉक्टर बाबू बनेंगे तो ये तो पादप है। अगर जंतु की भी पढ़े, जब इंग्लिश नाम पता नहीं हो तो किसी का प्रिकॉशन या कंप्लेन कैसे लिखेंगे, पुर्जा कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो जरूरी है सबका इंग्लिश नाम जानना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाह्य दलपुंज। कौन सा भाग है? ये हरा वाला भाग है। दलपुंज कौन सा भाग है? ये रंगीन पत्तियां है। और ये पुमंग कौन सा भाग है? तो ये जो आपके स्त्री केसर के दोनों तरफ मंडरा रही होती है। और ये जो जयांग है, ये किसका भाग होता है? तो ये बीच वाला भाग होता है, जो यही निर्माण करती है बीज का, और यही निर्माण करती है फल का। यानी पूरा स्त्री केसर भाग, जिसमें ये कौन है? अंडाशय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नाम जान ले कि बाह्य दल पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं। तो लिखिएगा बाह्य दल को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, दलपुंज को बोलते हैं कोरैला। कोरैला, मनीषा कोरैला का नाम सुने, अगर भूल जाएंगे तो मनीषा कोरैला का नाम याद रखे हैं तो कोरैला कोरैला याद आ जाएगी। ठीक है, पुमंग को हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम और एंड्रोसियम, और ये जो है कौन नीचे वाला है? गयांग, इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम। ठीक है, तो एक रहा एंड्रोसियम, एक रहा गाइनोसियम, यानी ये पुमंग और ये जयांग कोरैला दलपुंज को बोलते हैं, और बाह्य दल को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स किसका भाग होता है? बाह्य दल का, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सीपल, और दल को हम लोग बोलते हैं पीटल। ठीक है, पुंकेसर को हम लोग बोलते हैं स्टामेन, और स्त्री केसर को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, अब ये जो स्टामेन है और ये जो पिस्टिल है, किन से मिलकर बना होता है? क्या पुंकेसर का ही भाग पुमंग है? हाँ है, लेकिन पुंकेसर 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिनको हम आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। तो पुंकेसर और स्त्री केसर को हम मेनली समझाते हैं, क्योंकि ये समझने वाला बस एक ही लाइन का डिफिनेशन था कि बाह्य दल किसको बोलते हैं। तो कलिका अवस्था में ये प्रोटेक्शन प्रदान कर रही थी, और ये जो दल है पीटल, जो रंगीन पत्तियां होती है, रंगीन भाग होती है, जो दूसरे कीटों को आकर्षण यानी आकर्षित करती है। ठीक है, तो फटाफट लिख लीजिए।
हाँ तो देखिएगा, पहला जो हम लोग देख रहे थे क्या, पुंकेसर। पुंकेसर जो है जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, स्टामेन। और ये जो स्टामेन है कितने भागों से मिलके बना होता है, तो 2 भागों से मिलके बना होता है। ठीक है, ये है एक ऊपर वाला भाग है और एक ये नीचे वाला भाग है। ठीक है, तो ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं परागकोश। परागकोश यानी परागकण इसी में क्या होता है, बनती है, और स्फुटन भी यहीं से होती है। ठीक है, और नीचे वाला जो डंटी के समान है, डंठल के समान है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, तंतु। यानी पुंकेसर कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, एक परागकोश और दूसरा पुतंतु। परागकोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, एंथर। और पुतंतु को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फिलामेंट। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एंथर और फिलामेंट मिलकर बनाती है स्टामेन, और स्टामेन के समूह को हम लोग बोल देते हैं क्या, ये किनका भाग था, एंड्रोसियम का। ठीक है, अब दूसरा देखा जाए, स्त्रीकेसर। तो स्त्रीकेसर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे थे, पिस्टिल। ठीक है, अब इसी स्त्रीकेसर को हम एक और नाम से जानते हैं जिनका नाम है अंडप, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्पेल। ठीक है, तो ये पूरा नाम हुआ किसका, स्त्रीकेसर का, पिस्टिल। अंडप को हम लोग बोलते हैं कार्पेल, यानी स्त्रीकेसर या अंडप। ये कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो 3 भागों से। एक रहा ये वर्तिकाग्र, और ये रहा वर्तिका, और ये रहा अंडाशय। क्या, अंडाशय। तो ये 3 भाग मिलके बनती है स्त्रीकेसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3 भाग मिलके बनती है। पहला कौन है, वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका, और तीसरा है अंडाशय। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। यानी ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, कहीं से कहीं बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तीनों भाग मिलके बनाती है स्त्रीकेसर या अंडप, और इन्हीं समूहों को हम बोल देते हैं गाइनोसियम या जयांग। तो यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब वर्तिकाग्र जो है ना, ये सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। कौन होता है, सबसे ऊपरी वाला भाग, जहां पे पोलन ग्रेन आते हैं। यहाँ पे क्या आएंगे, पोलन ग्रेन आएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तिका। वर्तिका मतलब जो सिर्फ लंबाई है, यानी यहाँ से जो पोलन ग्रेन आएगी तो इसको ले जाने के लिए सहायता प्रदान करती है। कौन, वर्तिका। और ये जो पूरी भाग है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, अंडाशय। यानी यही मेन पार्ट है, यहीं पे क्या होती है, बीज बनती है, भ्रूण बनती है, बीज बनती है, उसके बाद यही फल का निर्माण करती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि जो हमने पढ़ा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो मेनली हमने बोला था कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, पुष्प के 4 भाग मिलके पुष्प पत्र बनाते हैं। पुष्प पत्र बनाते हैं, यानी पुष्प पत्र जो है ना, पुष्प पत्र, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग मिलकर ही बना रहे थे क्या, पुष्प पत्र। ठीक है, और इस पुष्प पत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, फ्लोरल, फ्लोरल होरल। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कोई अपने से इंग्लिश लगा लेता है कि फ्लावर लेटर, पुष्प पत्र, नहीं,
पुष्प पत्र बोलते हैं। जो हम लोग 4 भाग जो पढ़े हुए हैं पुष्प के, कौन कौन था? पुमंग, जयांग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। तो ये 4 भाग मिलके क्या बनाती है? पुष्प पत्र बनाती है, यानी फ्लोरल होरल बनाती है। अब हम लोग शुरू करते हैं नर जनन तंत्र से। किसका? नर जनन तंत्र किसका? कौन से चैप्टर का? आप लोग भूल तो नहीं गए? कभी कभी ऐसा होता है ना कि पढ़ते पढ़ते हम लोग भूल जाते हैं कि पढ़ के आ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजी है। बायोलॉजी से जब तक आप लोग कनेक्ट नहीं करिएगा, ब्लूटूथ से तरह बढ़िया से इसको कनेक्शन नहीं करिएगा, तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। तो इसको सबसे पहले कनेक्शन करना पड़ता है। तो नर जनन तंत्र किसका है? पुष्प वाले भाग को, जो हम लोग क्या बोल रहे थे? पुंकेसर बोल रहे थे, यही ना। चलिए, अब नर जनन तंत्र है जिसको हम लोग पुंकेसर बोल रहे थे। अब इसी पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी बोलते हैं, यानी इसी पुंकेसर को हम क्या बोल देंगे? लघु बीजाणु पर्ण। यानी इसी पुंकेसर को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु पर्ण बोल देते हैं। बस कोई दिक्कत नहीं, पुंकेसर बोल दो या लघु बीजाणु पर्ण बोल दो, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? माइक्रो स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल मतलब लघु बीजाणु पर्ण। स्टामेन मतलब पुंकेसर। ठीक है, यहाँ पे कोई भूलने वाली बात नहीं है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पुंकेसर को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु पर्ण। अब लघु बीजाणु पर्ण यानी नर जनन तंत्र यानी पुंकेसर के बारे में हम लोग अध्ययन करें कि पुंकेसर वाकई में होता कैसे है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना के बताएंगे कि यही तो था कौन? पुंकेसर। ठीक है, जब हम इनको डिटेल में अध्ययन करते हैं, जब इनको हम जूमिंग करते हैं, तो मालूम चलती है कि ये जो परागकोश है, ये कौन था? परागकोश थी। परागकोश, ये परागकोश द्विपालित में होता है, बाइलुब्ड होता है, यानी द्विपाली में दिखती है। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि परागकोश क्या होती है? बाइलुब्ड होती है। बाइलुब्ड मतलब होता है द्विपालित। क्या होता है? द्विपालित होता है। कौन? परागकोश। तो सबसे पहले हम लोग लघु बीजाणु पर्ण पढ़ेंगे, तो यही तो पूरा भाग क्या कहलाएगा? लघु बीजाणु पर्ण। जो इसमें ये नीचे वाला भाग क्या है? पुतंतु था, यानी फिलामेंट था। भूल तो नहीं गए? यही तो फिलामेंट थी, यही फिलामेंट था। और यही फिलामेंट के ऊपर जो था परागकोश। परागकोश को जब हम ध्यान से देखते हैं तो द्विपाली दिखती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बाइलुब्ड बोलते हैं। अब इस द्विपाली को हम क्या करते हैं? द्विपार्श्व वो काटते हैं। जब हम इसको काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, इसको काट रहे हैं तो यहीं पर हम दिखा देते हैं कैसे दिखेगी। एक भाग ऐसे दिखेगी और ये जो नीचे वाला भाग है ये ऐसे दिखेगी। ठीक है, यही ऐसे ही ना दिखेगी। इसको जब काटेंगे तो काटेंगे तो ऐसे दिखेगी, यानी दो गो लगता है ऊपर है, दो गो नीचे लगता है, कोष्ठक नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि परागकोश बाइलुब्ड होता है। और ये जो द्विपाली था ना, इसमें कितने कोष्ठक मिलते हैं? तो इसमें जो थीका मिलते हैं, कोष्ठक मिलते हैं, 2 कोष्ठक मिलते हैं। एक पाली में कितने कोष्ठक? तो 2 कोष्ठक। एक पाली में कितने कोष्ठक हो जाएंगे? 2 कोष्ठक हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डाइथीका, यानी 2 कोष्ठक। ठीक है, डाइथीका मतलब 2 कोष्ठक। तो एक पाली में कितने कोष्ठक? 2 कोष्ठक। ये रहा एक पाली में। एक पाली में कितने कोष्ठक? 2 कोष्ठक। तो द्विपाली में कितने कोष्ठक? तो आप लोग लिख सकते हैं 2 पाली में 4 कोष्ठक।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 4 कोष्ठक, जब एक पाली में 2 कोष्ठक तो 2 पाली में 4 कोष्ठक, इतनी तो मैथमेटिक्स आती ही है। ठीक है, अब ये रहा 2 कोष्ठक एक पाली में, और प्रत्येक कोष्ठक को हम क्या बोलते हैं? प्रत्येक कोष्ठक को हम क्या बोलते हैं? तो प्रत्येक कोष्ठक को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? लघु बीजाणुधानी किसको बोलेंगे? जो बाइलुप्त दिख रही थी, द्विपालित दिख रही थी, जब एक पाली के अंदर जब हम अध्ययन किए तो मालूम चला कि 2 कोष्ठक है और प्रत्येक कोष्ठक को हम लोग क्या बोल रहे थे? लघु बीजाणुधानी। तो इतने ऐसे ऐसे कितने लघु बीजाणुधानी होंगे? टोटली 4, यानी 4 कोष्ठक हो गए। तो 4 कोष्ठक में कितने लघु बीजाणुधानी? प्रत्येक कोष्ठक को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लघु बीजाणुधानी। तो 4 कोष्ठक मतलब 4 लघु बीजाणुधानी। कोई दिक्कत नहीं ना? अब लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप लोग लिख लीजिएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब लघु बीजाणुधानी। तो अब हम अध्ययन करेंगे कि लघु बीजाणुधानी कितने परतों से मिलकर बनी होती है, और लघु बीजाणुधानी के जो अंदर परत है इसमें क्या क्या मिल रही थी, कौन सी कोशिका मिल रही थी, और कौन सा कोशिका का क्या कार्य है। तो यानी हेडिंग देंगे लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी क्या हेडिंग देना है? लघु बीजाणुधानी, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया, यही तो पढ़ने हैं, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो हम लघु बीजाणुधानी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले इसको फिगर से समझिएगा कि ये फिगर कैसे दिखती है। ठीक है, ये रहा इनकी स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर कितने परत दिखेंगे? तो 4 परत दिखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। हाँ, तो इसके बारे में अध्ययन करें। ऐसा ऐसा चारों पार्ट में होगी, आप लोग बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे चारों पार्ट में होगी, कोई दिक्कत नहीं ना? अब ऐसा नहीं है कि कहीं 3 को बना होगा, कहीं 4 को बना होगा लाइनिंग, तो इस पर आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी कोशिका होगी, इसके अंदर भी कोशिका होगी, इसके अंदर भी कोशिका होगी। ठीक है, तो अब हम अध्ययन करते हैं कि ये लघु बीजाणुधानी का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं आपको खांच दिखाई दे रही है, दरार दिखाई दे रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खांच या दरार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एस्टोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टोनियम, मतलब दरार या खांच। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें अस्तर कितने मिल रहे थे। तो सबसे बाहरी अस्तर को हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा या बाह्य अस्तर, या इसी को हम लोग बोल देते हैं बाह्य अस्तर। इसी को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। अब बाद में देखा जाएगा हिंदी इंग्लिश, सबसे पहले हम लोग देखें हिंदी। ये रहा बाह्य त्वचा, ये रहा अंतःथिशियम, अंतःथिशियम, ठीक है। और ये जो बीच वाला परत है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं मध्य परत, मध्य परत, ठीक है। और सबसे जो आखिरी में होती है इसको हम बोलते हैं टैपिटम। तो बस इतना ही आप लोग को याद रखना है कि कितने परत हैं। तो 4, ठीक है। क्या क्या मिल रही थी लघु बीजाणुधानी के अंदर? बाह्य त्वचा मिल रही थी, अंतःथिशियम मिल रही थी, मध्य परत मिल रही थी और टैपिटम मिल रही थी, ठीक है। तो बाह्य त्वचा को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस,
ठीक है। अंतथिसियम को हम लोग बोलते हैं इंडोथिसियम, इंडोथिसियम, ठीक है, ये रहा इंडोथिसियम। मध्य परत को हम लोग क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, मध्य परत को हम लोग क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर। और टैपिटम को हम लोग बोलेंगे टैपिटम ही, ठीक है। अब ये बाह्य त्वचा कितनी मिलेगी? इनकी संख्या होती है 1। इंडोथिसियम यानी अंतथिसियम की संख्या कितनी होती है? 1। और मिडिल लेयर की संख्या कितनी होती है? तो 1 से लेकर 3 होती है। यानी कहीं कहीं 1 मिलेगी, कहीं कहीं 2 मिलेगी और कहीं 3 मिलेगी। तो 1 से लेकर 3 होती है। और टैपिटम 1 ही तो होता है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि एक लघु बीजाणुधानी के अंदर एक लघु बीजाणुधानी के अंदर कितनी अस्तर मिल रही थी? अस्तर कितनी मिल रही थी? और दूसरा, एक लघु बीजाणुधानी के अंदर संख्या कितनी मिल रही थी? ठीक है। तो अस्तर और संख्या पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कितनी संख्या मिल रही थी, कितनी अस्तर मिल रही थी। तो अस्तर कहा जाए तो 4। अस्तर कितनी मिल रही थी? 4, 1 2 3 4। और संख्या की बात की जाए तो संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 1 3 और 3 6 हो जाएगी। यानी संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो यानी कहीं कहीं 1 भी मिल सकता है तो वहाँ पे 4 होगा और कहीं मध्य स्तर 3 मिलेगी तो वहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि संख्या 4 से 6 मिलती है जबकि स्तर 4 ही होते हैं। ठीक है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट, ये दोनों को आप लोग याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे? कि एक लघु बीजाणुधानी के अंदर स्तर 4 होते हैं जबकि इनकी संख्या की बात की जाए तो 4 से लेके 6 हो जाएगी। यानी सभी को क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टैपिटम के अंदर जो कोशिकाओं का समूह मिल रहा था उसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं। ये टैपिटम के अंदर कोशिकाओं का समूह मिल रही थी। क्या लिखेंगे? टैपिटम के अंदर कोशिकाओं का समूह क्या कहलाती है? यानी कोशिकाओं का जो समूह मिल रही थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, लघु बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं। यानी टैपिटम के अंदर कोशिकाओं का जो समूह मिल रहा था उसको हम बोलते हैं लघु बीजाणुजन ऊतक। ठीक है। अब अगर एक कोशिका की बात करें, ये कोशिकाओं का समूह है, किसी एक कोशिका को बात करें तो बीजाणुजन कोशिका कहलाएगी। ठीक है। और ये बीजाणुजन कोशिका किसकी है? तो लघु बीजाणुधानी की है, तो लघु बीजाणुजन कोशिका कहेंगे। और ऊतक की बात करें यानी कोशिकाओं का समूह की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर नाम बदल जाएगी ऊतक। ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोल देंगे? तो माइक्रोस्पोरेंजियल टिश्यू। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखेंगे कि इनके क्या कार्य हैं। यानी इनका कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है, मध्य परत का कार्य क्या है और मेनली जो कार्य है ना टैपिटम का कार्य है। तो टैपिटम का कार्य क्या है तो देखते हैं कल। किताबों की पन्नों में सिर्फ डायग्राम मत ढूंढना, इस बेजान लफ्जों में किसी की जिंदगी ढूंढना। व्हाइट कोट पहनकर जब तुम निकलोगे बाहर, हर एक मरीज की दुआओं में एक बंदगी ढूंढना।